और भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड, लेकिन ध्यान रखिएगा आज एक्सपायरी का दिन है। ग्लोबल मार्केट से संकेत बेहद नेगेटिव थे, लेकिन जिस तरह और जिस तर्ज पर ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिकी मार्केट्स, जापान के बाजार टूटे थे, भारतीय बाजारों में स्थिति इतनी खराब नहीं है, क्योंकि अब हम डे हाई की तरफ बढ़ते हुए 24,400 की तरफ बाजार एक लेवल अटेम्प्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ 22 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक में अभी भी प्रेशर है, 450 पॉइंट का नुकसान अभी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, 50,860। और एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक वो दो बड़ी वजह हैं जिसके चलते निफ्टी बैंक में वीकनेस देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप ध्यान दीजिएगा मिड कैप्स, तो मिड कैप्स में भी रिवर्सल आ रहा है, अब सिर्फ 70 अंकों की ही गिरावट रह गई है। इस बीच अशोक लेलैंड के नतीजे आ गए हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा स्टॉक दबाव में है, क्योंकि अनुमान था मुनाफा करीब 653 करोड़ पर आएगा, उसके सामने ये 550 करोड़ के आसपास का ही मुनाफा कंपनी ने किया है डिलीवर। रेवेन्यू के फ्रंट पर 8,600 करोड़ का फिगर डिलीवर हुआ है, हालांकि 8,750 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर एक मिस है। एबिटा आप गौर करिएगा तो 911 करोड़ पर आता हुआ वर्सेस 821 करोड़। एबिटा में 11% की वृद्धि देखने को मिल तो जरूर रही है, लेकिन अपेक्षा थी कि 1000 करोड़ के आसपास ये एबिटा दिखाई देगा। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा वीक होता हुआ, मार्जिन्स थोड़े से बेहतर हैं। एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि 10.6% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। स्टॉक अब हल्की गिरावट में ट्रेड कर रहा है। पहले तो मार्केट पर एक फटाफट से व्यू ले लेते हैं, फिर इक्विटी से रुक करेंगे कमोडिटीज का, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में आज सोने चांदी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शेखान बाय बीएनपी पारिबा के जतिन गेडिया हमारे साथ है। जतिन, आफ्टरनून। पहले तो इंडेक्स में इस समय कंसिडरिंग डे लो से रिकवरी आई है, क्या तेजी अटेम्प्ट करनी चाहिए आज क्लोजिंग और एक्सपायरी के लिए? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं आज गैप डाउन जो ओपनिंग हुआ था उसके बाद हमें फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर देखने नहीं मिला। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी एक काउंटर ट्रेंड पुल बैक में है, और हमें लगता है कि ये जो काउंटर ट्रेंड पुल बैक है वो और आगे जाते हुए कंटिन्यू रह सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 24,500 टू 24,550। तो अगर जो ट्रेड लेने की अगर जो मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक काउंटर ट्रेंड पुल बैक प्ले करने के लिए लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 24,275 का, और ऊपर में टारगेट्स हम रखेंगे 24,500 से लेकर 24,550। आज की एक्सपायरी की अगर जो मैं बात करूं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं 24,400 से 24,450 के रेंज में आना चाहिए। तो एक्सपायरी 400 450 के रेंज के आसपास जो एक पॉजिटिव माना जाएगा, और इस समय लॉन्ग अटेम्प्ट किया जा सकता है। जतन, आपका इस समय के लिए ट्रेड क्या है? देखिए, हम दो बाई साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला होगा वो HCL टेक्नोलॉजीज में होगा। डेली चार्ट्स पे पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। हमें लगता है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और HCL टेक एक ब्रेकआउट के तर्ज पे है, तो HCL टेक में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का, और टारगेट रहेंगे 1665 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो कोरोमंडल इंटरनेशनल में होगा, फर्टिलाइजर स्पेस में से। जो भी हमें रिसेंटली करेक्शन देखा हुआ है उसमें ये फर्टिलाइजर स्टॉक ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, और इनफैक्ट ये ब्रेकआउट के आसपास है। तो हमें लगता है कि अगर जो निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में थोड़ा पुल बैक आता है तो हमें लगता है सम ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग काउंटर्स कैन आउट परफॉर्म। तो कोरोमंडल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1590 का, और टारगेट रहेंगे 1725 के। मंडल, आपने कहा ब्रेकआउट का दिखेगा स्क्रीन पर, वो तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। अब उन लेवल्स का इंतजार रहेगा, साथ ही HCL टेक में भी खरीदारी का मौका है। मिड कैप्स में जो रिकवरी आई है वो किन स्टॉक्स के बल पर आई है, वो आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। देखिए, आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं जो थोड़े से कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। आपका पेट्रोनेट LNG कल के नतीजों के बाद आज एक फॉलो थ्रू है, क्योंकि नोमुरा ने इस पर एक बाय कॉल दिया, वो स्टॉक ऊपर है। IGL में तेजी थी, इस समय करेक्ट होने लगा है। IOC, चेन्नई पेट्रो जैसे काउंटर्स है जो थोड़े बहुत फ्लेवर में। कैपिटल गुड्स काउंटर्स, L&T के नतीजे देखने के बाद यहाँ पर
तेजी बनी है। आप एबीबी देखिए, आप सीमेंस देखिए, आप कमिंस देखिए, 2 से 2.5% तक का इजाफा इधर। नतीजों के लिहाज से अगर आप गौर करें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, 8.5% ऊपर ये स्टॉक। सोना बीएलडब्ल्यू का प्रदर्शन अच्छा था लेकिन स्टॉक भागा नहीं है। ज्योति लैब्स के आज थोड़ी देर पहले ही नतीजे आए और उसके बाद स्टॉक 7% ऊपर। रामकृष्ण फोर्जिंग से बाजार थोड़ा सा निराश हुआ है, दबाव में है ये काउंटर। एबीबी सीमेंस ये दूसरे वायदे वाले काउंटर्स है। बायोकॉन में तेजी है, यूएसएल में तेजी आज बनती दिखाई दी है, लेकिन आज के दिन एनबीएफसी कंपनियों का साथ नहीं है। 3% एमएनएम फाइनेंशियल पिट रहा है। चोला इन्वेस्टमेंट आज नंबर से पहले 2% नीचे। एलआईसी हाउसिंग, मन्नपुरम फाइनेंस, ये वो काउंटर्स हैं जहां पर दबाव देखने को मिला है। गोल्ड लोन कंपनियों में प्रेशर, शायद गोल्ड में जो दबाव आ रहा है उससे भी बनता दिखाई दे सकता है। तो उसी की बात करते हैं, क्योंकि आज इक्विटी से ज्यादा कमोडिटी मार्केट्स पर लोगों की नजरें हैं। अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशन सोने और चांदी में देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना जो है 4 महीनों के लोज पर, चांदी 2 महीनों के लो पर है। इनफैक्ट 68,000 के आसपास आपको सोना और चांदी 82,000 के करीब दिखाई देगी। अब क्या सिर्फ वो ड्यूटी कट का ट्रिगर है या फिर कुछ और भी बदला है? हमारे साथ कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ रही है। मनीषा, क्या वो ड्यूटी कट के बाद जो बिकवाली का सिलसिला शुरू हुआ वही देखने को मिला है या फिर और कोई कारण है? जी हर्षदा, जिस तरह की गिरावट हमने ड्यूटी कट के बाद आते हुए देखी वो तो कुछ बहुत अलाइन भी होने लगी थी, क्योंकि आपने 9% की ड्यूटी कट देखी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर 6% तक की गिरावट सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखी। अब उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली है। डॉलर इंडेक्स में जो तेजी है उसका असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। आपको याद दिला दें कि ये यही महीना है जुलाई में जब हमने ऑल टाइम हाइज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के आते हुए देखे थे। तो $2470 पर आउंस जो कि ऑल टाइम हाई है, अब वहां से लुढ़क कर हम करीबन 2370 और उसके भी नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो वो भी इंपैक्ट अब यहाँ पर प्राइसेस में आने लगा है, जिसका असर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लियरली $100 की गिरावट अपने हाई से हम यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ देख रहे हैं। अब भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो जो लेवल्स इंडियन मार्केट्स में आपकी स्क्रीन पर हैं, सोने के लिहाज से वो 67,800 के आसपास हैं। ऑल टाइम हाई सोने में हमने आता हुआ देखा था 74,500 का। तो उन लेवल से ये करंट लेवल्स यहाँ पर बाजार में बनते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है, एक्सपायरी है, फंड्स यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी कवर कर रहे हैं, तो उसका भी असर यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। चांदी अगर आपकी स्क्रीन पे लेके आए तो काफी हद तक वो हाल यहाँ पर भी है। चांदी का ऑल टाइम हाई है यहाँ पर करीबन 95,000 रुपीज का, वहां से 81,900 के लेवल, 3.5% की गिरावट। तो चांदी में भी अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन हर्षदा, इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि खरीदार यहाँ पर बाजार में काफी बढ़ते हुए नजर आए हैं। आगे जाकर रक्षाबंधन है, वहां से फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, शादियों का सीजन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। तो खरीदारों के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज यहां पर हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ और गिरावट आती है तो भारतीय बाजार ऑफ कोर्स उसका खरीदारी के तौर पर फायदा उठाएंगे। मैं वही पूछने वाली थी और मनीषा ने कह दिया कि शायद ये सबसे सही समय होगा इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए, अगर आप भारत में सोना खरीदना चाहते हैं। शुक्रिया मनीषा हेड्स अप के लिए। लेकिन क्लियरली अक्रॉस द बोर्ड वहां पर बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इस बीच हमने आपको दिखाया था रामकृष्ण फोर्जिंग का शेयर। आज थोड़ी सी निराशा इसके हाथ लगती हुई दिखाई दी है, क्योंकि पहली तिमाही फीकी निकली। आय 4% बढ़ी लेकिन मुनाफा देखिए 5.25% घटा है। मार्जिन्स में 130 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखी गई है। ऐसा क्या हुआ है इस क्वार्टर में और क्या इस पेन से कंपनी उभर पाएगी? हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर ललित खेतान है। ललित जी, ये ऑपरेशनली थोड़ी सी वीकनेस है और स्पेशली आपके मार्जिन्स पर खासा दबाव देखने को मिला है, क्या वजह थी इसकी? तो आप देखो हमारे रिजल्ट को, तो इसमें देखिए एक वन टाइम एक्सपेंस है इस क्वार्टर में 17.5 करोड़ का। इस कारण से ये मार्जिन्स में गिरावट है। आप हमारा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखोगे तो मार्जिन हमारी मेंटेन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रेदर बेहतर है पिछले क्वार्टर से भी। हम 23% एबिटा मार्जिन पे काम कर रहे हैं और ड्यू टू वन टाइम एक्सपेंस को 17.5 करोड़ मार्जिन में गिरावट दिख रही है। अदरवाइज हमारी मार्जिन अच्छी है। तो Q2 ऑनवर्ड यू विल बी बैक टू 20% प्लस मार्जिन और कंफर्टेबली उसे मेंटेन कर पाएंगे? निश्चित रूप से यहाँ से बेहतर ही करेंगे। जो मार्जिन हमारी प्रोफाइल है उसको हम मेंटेन करेंगे और उससे बेहतर ही करेंगे Q2 ऑनवर्ड। ओके, ये बताइए जो प्रॉफिटेबिलिटी में कमजोरी है, आप वॉल्यूम्स भी मैं देख रही हूँ वहां पर कम गिरावट देखने को मिली, स्पेशली डोमेस्टिक वॉल्यूम्स। इसके पीछे क्या कारण था और डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस वो कैसा कर रहा है? सो वॉल्यूम में आप देखो तो 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो आप 2 या 3% की गिरावट है और ईयर ऑन ईयर देखो तो 1% गिरावट है। तो आप इसको बोल सकते हो काफी स्टेगनेंट टाइप का वॉल्यूम है और ये प्रोडक्ट मिक्स के कारण ऐसा होता है। लेकिन
आने वाले समय में देखें तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ऑर्डर बुक हमारी बहुत अच्छी है और दोनों में ही वॉल्यूम में काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा Q2 में। अब ऑर्डर बुक आपकी इस समय कहां पर खड़ी है और कितनी विजिबिलिटी है नए ऑर्डर्स की आते समय? देखिए, ये हमारा एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ऑर्डर बुक हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस की रहती है और नए ऑर्डर वो ऐड होते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो विजिबिलिटी है कि पिछले साल से कम हम करीब 30% एक्स्ट्रा हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस साल, और इसलिए हम कॉन्फिडेंस देते हैं कि 15 से 20% का वॉल्यूम ग्रोथ मिनिमम पूरे साल में देखेंगे तो हमारा ईयर ऑन ईयर दिखेगा आरके फोर्जिंग की एनुअल रिजल्ट। तो आप कह रहे हैं 15 से 20% तक का वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन 22-23% पर स्टेडी रखने की पूरी कोशिश, ये आपका गाइडेंस रहेगा FY25 के लिए? निश्चित तौर से। ओके खेतान जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू। स्टॉक में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, लेकिन गाइडेंस इज नॉट बैड क्योंकि कंपनी कॉन्फिडेंट है कि Q2 ऑनवर्ड्स वो पिकअप देखने को मिलेगा। थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स बदला है, उसका असर देखा गया है। अच्छा, अशोक लेलैंड के केस में हमने नंबर्स देखे, लेकिन अब आप देखिए डे लो से स्टॉक रिकवर कर रहा है क्योंकि कमेंट्री कंपनी की अच्छी है। कंपनी कह रही है कि मिड टीन्स में मार्जिन मेंटेन करने की स्थिति में है। इस क्वार्टर में भले ही 10.5% के आसपास के मार्जिन आए हों, नई ईवी की लॉन्चिंग को लेकर भी तैयारी है, तो वहां से ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। डिफेंस कारोबार का प्रदर्शन बेहतर है, ये फाइन प्रिंट बाजार ने पड़ा है और ये स्टॉक एक रिकवरी दिखा रहा है, उस पर भी नजरें रहेंगी। लेंगे एक फटाफट ब्रेक, लौटते हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिड कैप मंत्र और इस बीच कैनरा बैंक के नतीजे आ गए हैं। मुनाफा 3,905 करोड़ पर पिछले साल इस तिमाही से बढ़कर जरूर आया, लेकिन ध्यान रखिएगा अनुमान था कि इस बारी 4,030 करोड़ तक मुनाफा आएगा, तो मुनाफे पर उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है ये बैंक भी। ब्याज से आए 9,166 करोड़ के आसपास आती हुई, हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि 9,561 करोड़ के आसपास ब्याज से आएगी। ये एक और बैंक है जिसके नेट एनपीएस की स्थिति वैसे बेहतर हुई है। 1.24% का नेट एनपीए वर्सेस 1.27%, ये तो पॉजिटिव मानना चाहिए। एसेट क्वालिटी खराब नहीं है, भले ही मुनाफा और ब्याज से आय का आंकड़ा उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। वो स्टॉक आपके सामने 2.5% इस समय नीचे है, इस पर आगे नजरें रहेंगी जरूर। अच्छा, इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ ट्रेड्स में मुनाफा बुक हुआ है या फिर एग्जिट हुआ है। मधु बंसल ने इंडिगो पर एक बाय कॉल दिया था, इन्होंने 43.96 पर एग्जिट कर लिया, वैसे इनका टारगेट 4,900 का था। इन्होंने अशोक लेलैंड पर इस बीच एक बाय साइड का ट्रेड दिया है, टारगेट 250 का है, स्टॉप लॉस 223 का होना चाहिए। इस बीच अशोक लेलैंड के नंबर्स भी आ चुके हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने, अरुण कुमार मंत्री अभी भी लीड कर रहे हैं 9% प्लस के रिटर्न्स, और लक्ष्मीकांत शुक्ला के 4% के रिटर्न्स हैं। -4% के रिटर्न्स अब मधु के बन गए हैं। इस बीच लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारी बारिश, तो ये तस्वीरें पुणे की कुछ सोसाइटीज और ऑफ कोर्स मुंबई की बारिश की भी।